बच्चों, अब हम क्रियाकलाप 1.9 करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यह मेरे पास कुछ परख नलियाँ हैं। कॉपर सल्फेट का घोल है। हमारे पास कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स भी हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। कॉपर सल्फेट के साथ काम करते समय बच्चों ने ये ध्यान रखना है कि इसके साथ काम करने के बाद आपने अपने हाथों को बहुत अच्छे तरीके से धो लेना है, क्योंकि यह एक विषैला पदार्थ है। जिन बच्चों के हाथों में थोड़े बहुत कट लगे हैं या कहीं चोट लगी है, तो आप ग्लव्स पहनकर ही इनका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अध्यापक इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आज जो हम क्रिया करेंगे उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और इस अभिक्रिया में जिन बच्चों के हाथों में कोई समस्या है वो बच्चे दूर से बैठकर इस अभिक्रिया को देखें या ग्लव्स का इस्तेमाल करें। जब भी कोई खेल का कोच अपनी टीम बनाते समय अच्छे खिलाड़ियों को टीम में शामिल करता है और कमज़ोर खिलाड़ियों को टीम से निकाल देता है, ठीक उसी तरीके से धातुओं की भी एक सक्रियता श्रेणी होती है। हम देखते हैं कि जो ज़्यादा सक्रिय धातु होते हैं वो कम सक्रिय धातुओं को हटाकर उनकी जगह ले लेते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये चेन, ये सक्रियता श्रेणी है जिसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हैं। यह सक्रियता श्रेणी आपको अपनी पुस्तक में भी मिल जाएगी। अब आप ये बताइए कि सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? यह आप इस सक्रियता श्रेणी में आसानी से देख सकते हैं। जैसे हम पोटेशियम से नीचे की तरफ गोल्ड तक आते हैं, हमारी सक्रियता या क्रियाशीलता कम होती जाती है। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है और गोल्ड सबसे कम क्रियाशील धातु है। जैसे हम जो गहने पहनते हैं वो सोने के यानी कि गोल्ड के बने होते हैं, जो सबसे कम क्रियाशील धातु है। इसी कारण वह लंबे समय तक खराब नहीं होता। हम ये अक्सर सुनते हैं कि यह चीज़ सोने जैसी है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि सोना एक तो बहुत कीमती है और दूसरा सबसे कम सक्रिय होने की वजह से ये लंबे समय तक खराब नहीं होता। इसलिए ये कहा जाता है कि यह चीज़ सोने जैसी है। जैसे कि वो दोस्त जो हर समय आपके साथ होता है, आपके दुख में, आपके सुख में, ऐसे दोस्तों को हम क्या कहते हैं? सोने जैसा दोस्त। लेकिन जो दोस्त कभी इधर कभी उधर होते रहते हैं, उनकी कीमत कम होती रहती है। सोना कभी इधर उधर नहीं जाता। वह ना तो गैसों से कोई अभिक्रिया करता है, ना ही वायुमंडल में उपस्थित किसी अन्य पदार्थ से आसानी से क्रिया करता है। इसी कारण वह सदैव चमकता रहता है और उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। इसके विपरीत पोटेशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है। इसके कारण इसे तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगर यह तेल से बाहर आएगा तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, और जिससे आग लग जाती है। उसी तरीके से सोडियम को भी कैरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। जैसे आपने मैग्नीशियम रिबन का प्रयोग देखा था, जब हमने उसे जलाया था तो वह एक ही बार में बहुत सी रोशनी के साथ जल गया था। इसका कारण यह है कि वह बहुत ही क्रियाशील धातु है। उसके बाद हम एल्यूमिनियम और जिंक के बारे में देखते हैं। एल्यूमिनियम के बारे में हमने पहली क्रिया में देखा था कि नया एल्यूमिनियम का बर्तन बहुत चमकीला होता है, लेकिन जैसे ही वातावरण की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो उसकी चमक कम हो जाती है। अब हम जिंक, आयरन और कॉपर के बारे में देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको कॉपर सल्फेट का घोल जो आपकी प्रयोगशाला में मौजूद है उसे इस्तेमाल करेंगे।
अगर नहीं है तो आप इसके क्रिस्टल्स को पानी में घोलकर इसका सॉल्यूशन या घोल बना सकते हैं। इसके बाद आपको 2 परख नलियाँ चाहिए। एक परख नली में हम कॉपर सल्फेट का घोल डालकर उसमें लोहे की कील को डालेंगे और दूसरी परख नली में सिर्फ कॉपर सल्फेट का घोल डालेंगे। इस तरह हम इनमें होने वाले परिवर्तनों को अच्छी तरीके से परख सकते हैं। इनके साथ रंग में भी परिवर्तन होगा और हम आसानी से इनकी तुलना कर सकते हैं। अब हम लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के घोल में डालते हैं। ये देखिए, परख नलियों में हमने कॉपर सल्फेट का घोल डाल दिया है। ये देखिए, इसमें अब हम एक लोहे की कील को धागे के साथ लटका देंगे। कुछ इस तरीके से डालेंगे कि कुछ भाग लोहे की कील का बाहर की तरफ नज़र आता रहे, या आप इसे पूरे तरीके से डाल दीजिए। और दूसरी परख नली में हम कील को कॉपर सल्फेट के साथ केवल हल्का सा टच करवाते हैं, नीचे वाले हिस्से को ही। इससे हम इसमें होने वाले रंग का परिवर्तन आसानी से देख पाएंगे। धागे को सेट करने के लिए इसे हमने रबर बैंड से बांध दिया है। इस परख नली में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कील का आधा हिस्सा कॉपर सल्फेट में है और आधी कील बाहर है। ये देखिए, इसमें अभिक्रिया होना शुरू भी हो गई है। इस वाली परख नली में भी अभिक्रिया होना शुरू हो चुकी है। इन दोनों परख नलियों को अब हम एक बीकर में रख देते हैं। जब तक ये क्रिया हो रही है, हम देखते हैं इन दोनों परख नलियों को हमने ये एक बीकर में रख दिया है और इनकी क्रियाओं को ध्यान से देख रहे हैं। तब तक हम एक और परख नली ले रहे हैं और उसमें भी हम कॉपर सल्फेट का घोल डाल देते हैं। इससे हमें रंग में अंतर करने में आसानी महसूस होगी। अब हम एक और परख नली लेते हैं, उसमें भी कॉपर सल्फेट का घोल डाल देते हैं। फिर हम इसमें जिंक के दाने डालेंगे। तो बच्चों, क्या होगा इसमें? जिंक जो है वो कॉपर को हटाकर उसकी जगह ले लेगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए वह कॉपर को हटाकर उसकी जगह आकर जिंक सल्फेट बना देता है, जो कि सफ़ेद रंग का होता है और कॉपर पाउडर के रूप में परख नली के नीचे बैठ जाएगा। बच्चों, जिंक, कैडमियम और मरकरी ऐसे लवण हैं, ऐसे सॉल्ट्स हैं जो कि सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के रंग रंगदार होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है और फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है, लेकिन जिंक सल्फेट का रंग सफ़ेद होता है। देखिए बच्चों, जिंक का रंग काला होना शुरू हो गया था। यह पहले कौन से रंग का था? बिल्कुल सही, यह पहले सिल्वर रंग का था। जैसे ही हमने इसे कॉपर सल्फेट के घोल में डाला, यह काला होना शुरू हो गया, क्योंकि इसके ऊपर तांबे की धातु की परत इकट्ठी हो गई। क्योंकि इसके ऊपर तांबे की परत, कॉपर की परत जमना शुरू हो गई है, जो कि कॉपर के रंग की होती है, तो अंत में यह घोल सफ़ेद रंग का हो जाएगा। अब हम पहले की अभिक्रिया को भी देख लेते हैं। वह परख नली जिसमें कुछ देर पहले हमने कीलों को डाला था, अगर आप ध्यान से देखें तो इन परख नलियों में घोल का रंग जो है वो धीरे धीरे हरा होना शुरू हो गया है। और अगर हम इसमें से कील को निकालकर बाहर देखें तो आप देखेंगे, ये देखिए, ये कील को बाहर निकाला
तो जो हमारी कील थी ये आधी हमने कॉपर सल्फेट के घोल में डाली थी, तो आप ध्यान से देखेंगे कि इस कील के ऊपर ये कॉपर की परत जमना शुरू हो गई थी। इससे हमें ये पता लग रहा है कि आयरन, लोहा कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है और ज़्यादा सक्रिय होने की वजह से वो कॉपर को उसके विलयन से, लवण से निकाल देता है। ये देखिए, ये वाली कील का रंग भी चेंज हो गया है और अगर हम कॉपर सल्फेट के घोलों की तुलना करें तो इस घोल का रंग गाढ़ा है और यह घोल हल्का हल्का हरा होना शुरू हो चुका है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में आपने देखा कि आयरन ने कॉपर को हटाकर उसकी जगह ले ली और वो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर लोहे की कीलों के ऊपर जम गया। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। अब हम जिंक वाली अभिक्रिया भी देख सकते हैं। जिंक ने कॉपर को हटाकर उसकी जगह लेकर पानी का रंग अलग कर दिया है। अब इस रंग को कॉपर सल्फेट के रंग के साथ तुलना करके देख सकते हैं। जिंक ने जिंक सल्फेट बनाकर कॉपर को हटा दिया और इसीलिए इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।